हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मॉस के ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है और साथ ही साथ पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेसेस, जो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, मॉस में सबसे ज्यादा अगर कोई टर्म यूज होता है तो वो स्ट्रेस और दूसरा स्ट्रेन। मतलब हम पूरे यूनिट में दो ही चीज के बारे में बात करेंगे, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। आप ऑलरेडी लोड के बारे में पढ़ चुके थे और लोड के क्लासिफिकेशन को बहुत अच्छे से समझा दिए थे, और आज हम लोग स्ट्रेस को अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, हम लोग अगर बेसिक एग्जांपल ले, किसी स्प्रिंग को ले लें, किसी रबड़ को ले लें, क्योंकि वो पूरा का पूरा इलास्टिक इन नेचर होता है। तो मान लीजिए अगर स्प्रिंग को हम पकड़ के खींच रहे हैं, तो जिस फोर्स के कारण उसके शेप में, उसके साइज में चेंजिंग आ रहा है, ऐसे फोर्स को डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। और यहां हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स को अप्लाइड फोर्स के नाम से जानते हैं। तो मान लीजिए हम स्प्रिंग को पकड़ के खींचे, तो जो फोर्स हम उस पर लगाएं उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्सटर्नल फोर्स या अप्लाइड फोर्स, नहीं तो उसी का दूसरा नाम है डिफॉर्मिंग फोर्स। तो जैसे हम पकड़ के खींचते हैं, उसी समय स्प्रिंग का जो मॉलिक्यूल्स है वो अपने अंदर एक फोर्स का डेवलपमेंट कर लेता है, और वो फोर्स को हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। क्योंकि जैसे ही हम अपना एक्सटर्नल फोर्स हटाते हैं तो मॉलिक्यूल्स के पास जो फोर्स डेवलप हुआ होता है, उसी से वह बॉडी को वापस अपने ओरिजिनल अवस्था में ले आता है। तो जब हम स्प्रिंग के बारे में बात करेंगे, जब हम रबड़ के बारे में बात करेंगे, तो मटेरियल के अंदर जो इंटरनल फोर्स डेवलप होता है उसको हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। पर जब हम किसी सॉलिड बॉडी के बारे में बात करते हैं, किसी स्ट्रक्चरल मेंबर के बारे में बात करते हैं, किसी मेटल का स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, या किसी मटेरियल के बारे में बात करते हैं, तो वहां पर जो फोर्स डेवलप होता है उस एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट में, उसको हम लोग रेसिस्टिव फोर्स कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो रेसिस्टिव फोर्स को पर यूनिट एरिया से डिवाइड कर देंगे तो जो टर्म हमको मिलता है उसको हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसको फटाफट पूरे अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि एवरी मटेरियल इज मोर और लेस इलास्टिक इन नेचर। मतलब दुनिया का हर एक मटेरियल, उसमें कुछ ना कुछ इलास्टिक इन नेचर होता है, क्योंकि परफेक्टली कोई बॉडी है ही नहीं। हम लोग मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ये बॉडी परफेक्टली रिजिड बॉडी है, पर प्रैक्टिकली कोई बॉडी परफेक्टली नहीं होता है। तो क्या कर रहा है? लगभग एवरी मटेरियल इज मोर और लेस इलास्टिक इन नेचर। फिर आगे कह रहा है, सो व्हेन सम एक्सटर्नल सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। इसका मतलब किसी बॉडी पर अगर सिस्टम ऑफ फोर्स लगे। अब यहां देखिए, सिस्टम ऑफ फोर्स का मतलब क्या है? मान लीजिए कोई बॉडी है और इस बॉडी पर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो ये बॉडी का मॉलिक्यूल्स है। तो जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो हो सकता है इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो बॉडी है वो अपना पोजीशन को चेंज करके यहां पहुंच गया। इसका मतलब इसके मॉलिक्यूल्स में किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं हुआ। पर जब हम सेम अमाउंट का एक फोर्स और इधर लगा दिए, तो अगर किसी बॉडी पर एक साथ दो या दो से अधिक फोर्स लगे तो उसको हम लोग सिस्टम ऑफ फोर्स कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो पूरे मॉस में याद रखना है, जब भी हम पढ़ाई करेंगे तो सिस्टम ऑफ फोर्स के बारे में बात करेंगे। और यह भी याद रखना है कि जो उस बॉडी पर फोर्सेस लगेगा उसका अगर हम सम करेंगे और उसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाए? 0 हो जाएगा, मतलब वो स्टैटिक्स इक्विलिब्रियम में रहेगा, तभी हम लोग मॉस का पढ़ाई करते हैं। जैसे यहां पर आप देखिए, इसमें सिग्मा fx बराबर 0, तो इधर का फोर्स प्लस एफ, इधर का फोर्स माइनस एफ, और दोनों क्या हो गया? 0 हो गया। ये जो कंडीशन है इसको हम लोग स्टैटिक्स इक्विलिब्रियम कह रहे हैं, या इक्विलिब्रियम का कंडीशन कह रहे हैं। तो मॉस में जब भी हम पढ़ाई करेंगे तो एक साथ दो फोर्स लगेगा और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा, पर डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। जैसे ये मार्कर को पकड़ के हम खींच रहे, तो 50 न्यूटन से हम इधर खींच रहे, तो 50 न्यूटन से इधर खींचेंगे। मतलब मॉस में जो पढ़ाई करते हैं वो मॉलिक्यूल्स के डिफॉर्मेशन में पढ़ाई करते हैं, पर मैकेनिक्स में जब पढ़ाई करते हैं तो बॉडी के डिस्प्लेसमेंट में पढ़ाई करते हैं। क्लियर एकदम यहां तक हो रहा है? तो क्या कह रहा है कि सो व्हेन सम एक्सटर्नल सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी, मतलब जब हम कोई एक्सटर्नल सिस्टम ऑफ फोर्सेस इस बॉडी पर लगाते हैं तो इट अंडरगोज सम डिफॉर्मेशन। तो इसके अंदर क्या होगा? कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होगा। जैसे नॉर्मल भाषा में अगर आप रबड़ को पकड़ के खींचे, तो आप देखिए दो एक्सटर्नल फोर्सेस लगा रहे हैं, उसके कारण रबड़ जो है डिफॉर्म हो रहा है, पर उसी समय रबड़ का जो मटेरियल है वो अपने अंदर एक
फोर्स डेवलप कर लिया और वो फोर्स वहां पर रीस्टोरिंग फोर्स होगा। उसी तरह अगर कोई रॉड ले ले, मान लेते हैं आयरन का कोई रॉड ले ले, उसको पकड़ के खींच रहे हैं तो उसका जो मॉलिक्यूल्स है वो उस फोर्स के अगेंस्ट में रेसिस्टिव फोर्स डेवलप कर रहा है। तो यहां क्या बोल रहा है, सो व्हेन सम एक्सटर्नल सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी it undergoes some deformation and when the body undergoes some deformation, और अगर किसी बॉडी में किसी तरह का कोई डिफॉर्मेशन आ रहा है, इट्स मॉलिक्यूल्स ऑफर सम रेसिस्टेंस, तो उसी समय उसका मॉलिक्यूल जो है उस फोर्स के अगेंस्ट में, उस डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट में एक रेसिस्टिव फोर्स डेवलप कर लेता है। ठीक है, दिस रेसिस्टेंस, जिसको यहां पर रेसिस्टिव फोर्स कह रहे हैं, दिस रेसिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। क्लियर हो गया? आपसे कोई पूछे कि स्ट्रेस होता क्या है तो बस एकदम सीधा भाषा में जवाब देंगे, रेसिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। गलती से भी फोर्स मत बोलिएगा, क्योंकि जैसे ही आप फोर्स बटे एरिया बोलते हैं तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रेशर क्या होगा। तो वहां पर समझाना है कि सर जब हम प्रेशर के बारे में बात करते हैं तो फोर्स बॉडी पर एक्सटर्नल बात करते हैं, मतलब फोर्स उस बॉडी के सरफेस पर नॉर्मल लग रहा है और बाहर से लग रहा है। पर जब हम स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं तो जो हम फोर्स को कंसीडर करते हैं वो इंटरनल फोर्स के बारे में बात हो रहा है, मतलब इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। और जब हम एक्सटर्नल फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, प्रेशर हो गया। क्लियर है? मतलब दोनों का यूनिट सेम है पर दोनों का सिग्निफिकेंस अलग अलग है। स्ट्रेस इंटरनल फोर्स के कारण डेवलप होता है, ठीक है, इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया, रेसिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया। पर जब प्रेशर के बारे में बात करते हैं तो प्रेशर में हम लोग एक्सटर्नल फोर्स को कंसीडर करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। एक और डिफिनेशन स्ट्रेस का कह रहा है कि इट इज द इंटरनल रेसिस्टेंस। स्ट्रेस है क्या, तो इंटरनल रेसिस्टेंस है। क्योंकि स्ट्रेस होता क्या है तो ध्यान देंगे, स्ट्रेस बराबर हम लोग जानते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू रेसिस्टिव फोर्स, या इसी को हम लोग इंटरनल फोर्स कहते हैं, पर यूनिट रेसिस्टिव एरिया, नहीं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब ये जो रेसिस्टिव फोर्स, मतलब आप देख पा रहे होंगे कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिव फोर्स। इसका मतलब जितना ज्यादा रेसिस्टिव फोर्स डेवलप होगा उतना ज्यादा स्ट्रेस का डेवलपमेंट होगा। तो क्या कह रहा है, इट इज द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बॉडी अगेंस्ट एक्सटर्नल लोडिंग। इसका मतलब है कि किसी मटेरियल में अगर स्ट्रेस ज्यादा जनरेट हो रहा है, इसका मतलब कि उसमें रेसिस्ट करने का भी क्षमता क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, और उसको डिफॉर्म करने के लिए भी हमको क्या करना होगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो स्ट्रेस क्या हो गया, इट इज द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बॉडी अगेंस्ट एक्सटर्नल लोडिंग और डिफॉर्मेशन, विच इज फोर्स पर यूनिट एरिया, विच इज फोर्स पर यूनिट एरिया। और यहां फोर्स हम किसको कंसीडर कर रहे हैं, इंटरनल फोर्स को कर रहे हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं? मैथमेटिकली हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिकली हम लोग लिख सकते हैं कि स्ट्रेस बराबर रेसिस्टिव फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, अब ये भी याद रखना है कि रेसिस्टिव फोर्स जो होगा वो बराबर होगा अप्लाइड फोर्स का, और ये एक लिमिट तक होगा, उसको हम लोग इलास्टिक लिमिट कहेंगे या सर्टेन लिमिट कहेंगे। तो फाइनली यहां से हम एक और निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि स्ट्रेस बराबर लोड बटे एरिया। सिंपल भाषा में अगर आपसे कोई पूछे कि स्ट्रेस क्या होता है तो आप बता सकते हैं कि लोड बटे एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, मतलब P बटे A। क्योंकि आपको पता है कि जितना अप्लाइड फोर्स लग रहा है, जितना लोड लग रहा है, उतना ही रेसिस्टिव फोर्स डेवलप हो रहा है। क्योंकि अंदर के मॉलिक्यूल्स में तो आप रेसिस्टिव फोर्स निकाल नहीं सकते हैं, वो कितने के बराबर होता है, तो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड बटे एरिया। अब यहां से इंपॉर्टेंट आ जाता है कि सर यूनिट क्या होगा, तो यूनिट याद रखना है, लोड है मतलब फोर्स के बारे में बात कर रहा है। बॉडी पर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो उसको फोर्स ना कह के हम लोड कहेंगे। तो ये क्या हो गया, न्यूटन, और एरिया का मतलब हो गया मीटर स्क्वायर, और न्यूटन मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल कहते हैं और इसको हम लोग पीए से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा यूनिट जो है एमकेएस सिस्टम में अगर चले जाएंगे, एमकेएस सिस्टम, ये एसआई सिस्टम के बारे में बात था। एमकेएस सिस्टम में जाएंगे तो यहां पर न्यूटन के जगह केजीएफ लिखेंगे और डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। और आपको पता है कि 1 केजीएफ दैट इज कॉल्ड किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन होता है।
और अगर हम सीजीएस यूनिट का बात करें, सीजीएस यूनिट का बात करें तो ये हो जाएगा डाइन और पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहीं पर आप नोट कर लेंगे हायर यूनिट का बात होगा, अगर हायर यूनिट के बारे में बात होगा तो हायर यूनिट में आ जाएंगे किलो पास्कल, जिसको हम लोग केपीए कहेंगे, किलो पास्कल, और ये हो जाएगा 10⁻³ पास्कल। अगर हम मेगा पास्कल के बारे में बात करें, मेगा पास्कल, तो यहां पर मेगा पास्कल को एमपीए कहेंगे और ये होता है 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और तीसरा जो है गीगा पास्कल, ये सब नोट कर लेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट हम लोग को एप्लीकेशन होगा जीपीए, और ये हो जाएगा 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब एक चीज और याद ध्यान दीजिएगा, देखिए फिगर एक बनाया हूं जिसमें हम एक प्रिज्मेटिक बार को बताए हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि सर हम प्रिज्मेटिक बार किसको कहते हैं। तो बार का मतलब छड़ हो गया, ठीक है, मतलब आप 10 mm का कोई छड़ ले लीजिए, 12 mm का, 16 mm का, या कोई भी स्ट्रक्चरल ले लीजिए। तो प्रिज्मेटिक बार का मतलब होता है ऐसा बार जिसका क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट सेम रहे, मतलब जिसका एरिया थ्रू आउट द लेंथ यूनिफॉर्म रहे, सेम रहे, तो ऐसे बार को प्रिज्मेटिक बार कहेंगे। इसका मतलब यहां का आप एरिया आप नोटिस कर रहे हैं, मान लीजिए ये एरिया अगर x है तो यही सेम एरिया यहां भी होगा। देखिए क्रॉस सेक्शन सेम है, यहां भी सेम है, इसका मतलब पूरे लेंथ में इसका क्रॉस सेक्शनल अगर थ्रू आउट सेम रहे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रिज्मेटिक बार कहेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब नोट करके याद रखना है, जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, ये P क्या है, अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है, और हम अपने मन से कोई सेक्शन काट लिए, बीच में मटेरियल के अंदर कोई सेक्शन कंसिडर किए और इस सेक्शन का फ्री बॉडी बनाए, मतलब इधर बॉडी का फ्री बॉडी बनाए, इधर का फ्री बॉडी बनाए, मतलब इस पर कितना कितना फोर्स लग रहा है उसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो इसको फ्री बॉडी यहां पर कह रहे हैं। तो जब हम P फोर्स से इधर फोर्स लगा रहे हैं तो इसका जो मॉलिक्यूल्स है उसी समय एक रेसिस्टिव फोर्स लगा दे रहा है R, इस फोर्स के अगेंस्ट में एक रेसिस्टिव फोर्स लगा दे रहा है R। तो यही जो रेसिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया है वो किसके बराबर हो गया, स्ट्रेस के बराबर हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब यहां से नोट करके याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंट्रेंस एग्जाम के लिए, कि स्ट्रेस इज ए टेंसर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी। स्ट्रेस ना तो स्केलर है ना तो वेक्टर है, उसको स्पेशल क्वांटिटी के अंदर रखते हैं, टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी होता क्या है, तो टेंसर क्वांटिटी के पास याद रखना है, टेंसर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है प्लस डायरेक्शन होता है। तो ये तो वेक्टर के पास भी होता है, पर वेक्टर के पास एक और स्पेशल चीज होता है कि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को मानता है, और स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। टेंसर क्वांटिटी के पास होता है मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, और ये सिंपल एल्जेब्रिक रूल से जोड़ा जाता है, ठीक है, एडेड बाय सिंपल एल्जेब्रिक रूल। अब ध्यान से सुनेंगे, जैसे मान लीजिए कि 20 मेगापास्कल का एक स्ट्रेस है और 20-40 मेगापास्कल का एक और स्ट्रेस है, तो ये हो गया 60 मेगापास्कल। तो ये वाला जो रूल है जोड़ने का उसको क्या कहते हैं, सिंपल एल्जेब्रिक रूल। बात समझ में आ रहा है। और वेक्टर रूल अलग था जिसमें ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ था। तो टेंसर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड किसको कहते हैं, तो अगर नंबर के साथ कोई यूनिट लिखा है तो इसके कॉम्बिनेशन को मैग्नीट्यूड कहते हैं। डायरेक्शन का मतलब है कि, अब ये इंपॉर्टेंट होता है कि डायरेक्शन किसको कहेंगे, तो याद रखना है कि अगर लोड एक्स एक्सिस में लग रहा है तो रेसिस्टिव फोर्स किधर लगेगा, एक्स एक्सिस में ही लगेगा। बहुत कंफ्यूजन है, बच्चा बहुत कंफ्यूज करता है कि सर लोड के अपोजिट में लगेगा, पर याद रखना है कि लोड के अपोजिट डायरेक्शन में रेसिस्टिव फोर्स लगेगा। क्लियर है, लोड के अपोजिट में नेचर में रेसिस्टिव फोर्स लगेगा। पर अगर लोड को हम कंसीडर कर लिए हैं एक्स एक्सिस, तो रेसिस्टिव फोर्स भी तो एक्स एक्सिस में लग रहा है।
अपोजिट का मतलब है कि एक्स में लगा रहे हैं पर रेसिस्टिव फोर्स वाई में लग रहा है। इसका मतलब लोड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, रेसिस्टिव फोर्स लग रहा है। पर एक्सिस का अगर बात करते हैं तो मान लीजिए लोड एक्स एक्सिस पर लग रहा है तो रेसिस्टिव फोर्स भी किधर लग रहा है, एक्स एक्सिस पर लग रहा है। तो रेसिस्टिव फोर्स अगर एक्स एक्सिस पर लग रहा है तो स्ट्रेस भी किधर लगेगा, एक्स एक्सिस पर लगेगा। क्यों? क्योंकि रेसिस्टिव फोर्स डायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रहा है, स्ट्रेस पर। क्लियर है? रेसिस्टिव फोर्स ज्यादा होगा तो स्ट्रेस भी ज्यादा होगा। रेसिस्टिव फोर्स का जिधर डायरेक्शन होगा स्ट्रेस का भी वही डायरेक्शन है। इसलिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट पूछता है कि स्ट्रेस लोड के किस डायरेक्शन में लगता है, तो हमेशा याद करेंगे या मारेंगे कि लोड के ही डायरेक्शन में स्ट्रेस लगता है। मतलब लोड अगर एक्स एक्सिस में है तो स्ट्रेस भी एक्स एक्सिस में है, लोड अगर वाई एक्सिस में है तो स्ट्रेस भी वाई एक्सिस में। अपोजिट नहीं मारिएगा। क्लियर है? अपोजिट कौन होता है, तो रेसिस्टिव फोर्स का नेचर होता है। नेचर मतलब ये प्लस है तो ये माइनस हो रहा है, पर डायरेक्शन क्या हो गया, सेम रहेगा। एक्स एक्सिस पर ही अप्लाइड लोड भी लगेगा, रेसिस्टिव भी लगेगा और स्ट्रेस भी लगेगा। तो देखिए स्ट्रेस का डायरेक्शन भी होता है कि एक्स एक्सिस में लग रहा है कि वाई एक्सिस में लग रहा है कि जेड एक्सिस में लग रहा है, और साथ ही साथ सिंपल अलजेब्रिक रूल को मानता है। तो ये कैसा क्वांटिटी हो गया, स्ट्रेस टेंसर क्वांटिटी हो गया। अब तो टेंसर समझ में आ गया। दूसरा, स्ट्रेस सेकेंड ऑर्डर का टेंसर क्वांटिटी होता है। टेंसर क्वांटिटी काफी इंपॉर्टेंट। देखिए हम हर एक छोटे से छोटे बात को आपको बताते हुए सिलेबस को आगे ले जा रहे हैं। अब जरा भी पैनिक मत होइए, जरा भी आप घबराइए नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस को हम बहुत बेहतरीन ढंग से आपको फिनिश करेंगे और आप फाइनली बोलेंगे कि फाइनली मॉस बहुत अच्छे से पढ़े, और आप नोटिस करेंगे आपको दुनिया का हर एक बुक का न्यूमेरिकल्स, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके थ्योरेटिकल पार्ट्स क्लियर हो रहेंगे। ठीक है? तो स्ट्रेस कैसा क्वांटिटी है, सेकेंड ऑर्डर का टेंसर क्वांटिटी। अब ये भी इंपॉर्टेंट हो जाए कि सर ऑर्डर किसको कह रहे हैं। इसका मतलब है कि स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको 3 कैरेक्टर का जरूरत पड़ रहा है। मतलब स्ट्रेस के पास 3 कैरेक्टर है। क्या क्या है, तो एक मैग्नीट्यूड है, जैसे यहां फिगर से ही आपको समझाते हैं, ज्यादा क्लियर होगा, नहीं तो आप यहां देख लीजिए। मान लीजिए कि ये कोई स्ट्रक्चरल मेंबर है, ठीक है, 3D मान लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 एक्सिस से मिला हुआ जगह को हमेशा याद रखना है, 2 एक्सिस से मिला हुआ जगह को क्या कहेंगे, प्लेन कहेंगे। क्लियर एकदम हो गया। अब देखिए ये वाई एक्सिस की तरफ दिख रहा है और ये जेड एक्सिस की तरफ दिख रहा है, इसलिए इसका नाम वाई जेड प्लेन कहेंगे। ये पहला वाला आगे जो दिख रहा है, ये देखिए ये वाला, ठीक है, ये वाला जो आपको दिख रहा है आगे, ये देखिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, एक्स वाई प्लेन कहेंगे। तो प्लेन तो अब समझ में आ गया कि किसको कहेंगे, 2 एक्सिस से मिला हुआ जगह को क्या कहेंगे, प्लेन कहेंगे। और कैसे पता करना है कि ये कौन सा प्लेन है, तो एक्सिस को देख लेना, उसी के पैरेलल को प्लेन बना देंगे। जैसे ये वाई में दिखा, जेड में दिखा, इसलिए वाई जेड प्लेन। अब देखिए आप इस एक्सिस पर यहां पर खड़ा हो तो आप इस प्लेन को देख रहे हो, तो इसका जो फेस है वो किस एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में है, इसलिए वाई जेड प्लेन को हम एक्स फेस के नाम से भी जानते हैं। कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखिए मान लेते हैं कि यहां पर ये स्ट्रक्चर है, अच्छे से समझिए, वहां तक तो क्लियर हो चुका है। अब इसी को और ज्यादा डिटेल में आपको बताते हैं। तो यहां पर ये स्ट्रेस इधर लग रहा है, तो जस्ट उसी समय इधर भी लगेगा, सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स। यहां हम इसको इस तरह से लिखेंगे, एक्स 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 एक्स। तो ये जो पहला वाला एक्स है ये हमेशा फेस को बताएगा, मतलब प्लेन को बताएगा, और दूसरा वाला जो एक्स है ये हमेशा रखना याद कि अगर इस तरह से रिप्रेजेंटेशन है तो ये पहला वाला जो रहेगा आपका टर्म ये हमेशा फेस या प्लेन को बताएगा, जो दूसरा है वो हमेशा डायरेक्शन को बताएगा। क्लियर है? तो अगर हम सिग्मा एक्स एक्स लिखे, इसका मतलब ये एक्स फेस के तरफ है और डायरेक्शन भी क्या है, एक्स एक्सिस है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसको लिख दिए 100 मेगा पास्कल, तो ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, इधर दिख रहा है, इसका मतलब एक्स एक्सिस की तरफ दिख रहा है, डायरेक्शन है, और साथ ही साथ ये प्लेन के बारे में भी बता रहा है। इसका मतलब स्ट्रेस 3 चीज के बारे में एक साथ जानकारी दे रहा है कि मैग्नीट्यूड कितना लग रहा है, डायरेक्शन कितना है और किस प्लेन पर लग रहा है। तो अगर कोई 3 पैरामीटर के मदद से
किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाए तो उसको हम लोग सेकेंड ऑर्डर कहते हैं। अगर कोई चार पैरामीटर के मदद से किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाए तो उसको हम लोग थर्ड ऑर्डर कहेंगे। और अगर दो क्वांटिटी के मदद से, मतलब दो पैरामीटर के मदद से अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं। इसका मतलब तीन ऐसा पैरामीटर है जिसके मदद से ही स्ट्रेस को दर्शाया जा सकता है, तो वो कैसा क्वांटिटी आ गया, सेकेंड ऑर्डर आ गया। तो एकदम याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए, स्ट्रेस किस तरह के ऑर्डर और टेंसर क्वांटिटी है, तो सेकेंड ऑर्डर का टेंसर क्वांटिटी है। तो आई होप आपको स्ट्रेस अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग इसके क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तब तक आप इसको अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करेंगे और जहां जहां लेक्चर में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात बोले उसको आप अपने भाषा में, अपने टर्म में या अपने लैंग्वेज में उसको अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेसेस, कि स्ट्रेसेस को किस तरह से क्लासिफाइड किया जा सकता है। देखिए ये सारा क्लासिफिकेशन ही फाइनली आपको पूरे यूनिट में पढ़ाई करना है, ठीक है। तो उसमें हम लोग दो तरीका से इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं कि लोड किसी प्लेन में किस तरह से लग रहा है और दूसरा उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो किस तरह से कंसीडर कर रहे हैं। तो सबसे पहला बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड ऑन द प्लेन। अब प्लेन तो आपको क्लियर हो चुका है कि दो एक्सिस से मिला हुआ कोई एरिया अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो वो प्लेन के अंदर आ जा रहा है। तो किस तरह से लोड प्लेन पर लग रहा है, किसी स्ट्रक्चरल मेंबर पर लग रहा है, तो उसके आधार पर सिंपल स्ट्रेस या डायरेक्ट स्ट्रेस है। अब सिंपल स्ट्रेस या डायरेक्ट स्ट्रेस का मतलब होता है कि ऐसा स्ट्रेस जो लोड के डायरेक्शन में ही डेवलप होता हो, ऐसे स्ट्रेस को डायरेक्ट स्ट्रेस कहते हैं। क्लियर है, मतलब जिधर लोड लग रहा है उसी के डायरेक्शन में स्ट्रेसेस का डेवलपमेंट हो तो उसको डायरेक्ट स्ट्रेस कहते हैं। उसमें हमको तीन तरीका का पढ़ना है, टेंसाइल स्ट्रेस जिसको हम लोग सिग्मा टी से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस जिसको सिग्मा सी को कहते हैं, और ये दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। याद रखेंगे नॉर्मल, इसलिए नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, मतलब अगर ये प्लेन है तो इस प्लेन पर अगर कोई लोड परपेंडिकुलर पड़ रहा है तो स्ट्रेसेस भी उस प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा, तो ऐसे स्ट्रेस को हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। उसमें टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब होता है कि अगर कोई स्ट्रक्चरल मेंबर है और इसको मान लीजिए बाहर की ओर फोर्स लगा रहे हैं, तो ये जो बाहर की ओर फोर्स लगता है उसको हम लोग टेंसाइल फोर्स कहते हैं, और इस फोर्स के कारण मटेरियल के अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। और मेनली हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस को पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दूसरा जो है वो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, इसका मतलब अगर कोई लोड बॉडी को कॉम्प्रेस करे, दबा दे, उसके लेंथ को छोटा कर दे, तो ऐसे लोड को कॉम्प्रेसिव लोड कहते हैं, और उस लोड के कारण मटेरियल के अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसको हम लोग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस कहेंगे। और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस को जनरली हम लोग नेगेटिव लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद तीसरा जो है वो शियर स्ट्रेस, अगर कोई लोड या कोई फोर्स सरफेस के पैरेलल लगे और उसके कारण जो स्ट्रेस जनरेट हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, शियर स्ट्रेस। और शियर स्ट्रेस का दूसरा नाम जो है यहां पर हम लोग टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कहते हैं, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। ये देखिए ऐसे लिखेंगे, टाउ से नहीं तो स्मॉल क्यू से। जैसे यहां पर एग्जांपल से समझिए कि दो प्लेट है, दो मेटल का प्लेट है और दोनों को ज्वाइंट करना है, तो उसके बीच में हम लोग क्या किए, एक रिवेट मार दिए, ठीक है, रिवेट मार दिए। देखेंगे बहुत सारे पुल उल में स्ट्रक्चर को ज्वाइंट करने के लिए रिवेट मारते हैं, मतलब ड्रिल कर देते हैं। और रिवेट एक इस तरह से रॉड होता है, एक सिलेंड्रिकल सेक्शन होता है, ये इसका हेड होता है और ये सेक्शन होता है। इसको क्या करते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं और ऊपर से गर्म करके हैमर डालते हैं, जिससे कि ये पूरा का पूरा सेक्शन जो प्लेट है एक दूसरे से चिपक जाता है। तो अगर हम फोर्स लगाएंगे तो यहां रिवेट पर जो है ये इसको रेसिस्ट कर रहा है, और अगर ब्रेक भी होगा तो इसका जो पार्ट है रिवेट का वो शेयर ऑफ हो जाएगा, बट जाएगा, तो उसके कारण जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उसको हम लोग टेंजेंशियल स्ट्रेस कह रहे हैं, ठीक है। फिर इनडायरेक्ट स्ट्रेस हो रहा है। इनडायरेक्ट स्ट्रेस का मतलब है कि जिधर लोड लगा रहे हैं उसी के डायरेक्शन में हुआ तो डायरेक्ट स्ट्रेस, पर जिधर लोड लगा रहे हैं उसके दूसरे एक्सिस के रिस्पेक्ट में, मतलब लोड अगर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में है तो उसमें जो डिफॉर्मेशन हो रहा है, उसमें जो स्ट्रेसेस जनरेट हो रहा है वो अलग अलग तरह के एक्सिस में डेवलप हो रहा है, तो वहां पर इनडायरेक्ट स्ट्रेस का बात होगा। जैसे बेंडिंग स्ट्रेस हमको पढ़ना है, मान लीजिए कोई बीम है और बीम पर हम लोड इस तरह से लगा रहे हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि इस लोड के कारण स्ट्रक्चरल मेंबर इस तरह से कुछ सैगिंग होना चाहेगा, ये देखिए इस तरह से। इसका मतलब इसका
टॉप फाइबर जो है कॉम्प्रेस्ड हो रहा है और इसका जो बॉटम फाइबर है ये इलोंगेट हो रहा है, ये देखिए। तो यहां पर बेंडिंग के कारण स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, उसके बारे में पढ़ना है। बेंडिंग स्ट्रेस ये अलग एक चैप्टर के ही अंदर आ जाएगा जिसमें हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ेंगे। फिर टॉर्सनल स्ट्रेस, इसका मतलब कोई शाफ्ट है, ये आपके पास एक शाफ्ट है और इस शाफ्ट में मान लीजिए हम टॉर्क लगा रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है टॉर्सनल, आपके सिलेबस में नहीं डाला है पर कंपटीशन में यहां से क्वेश्चन पूछता है तो आपको ये भी टॉपिक अच्छे से पढ़ा देंगे, ठीक है। मतलब एक एक्स्ट्रा टॉपिक आपके सिलेबस में हम डाल देंगे क्योंकि यहां से आप कंपटीशन पार्ट भी कवर कर लोगे। तो यहां से टॉर्सन का मतलब होता है जैसे मेरे हाथ को आप पकड़े और इसको पकड़ के आप ऐठ रहे, ट्विस्ट कर रहे हैं, तो उसके कारण मटेरियल उसको रेसिस्ट कर रहा है, तो उसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसको हम लोग टॉर्सनल स्ट्रेस कहेंगे। क्लियर है? इसको टाउ एस से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये शाफ्ट है, यहां पर टॉर्क लगा रहे हैं, उसके कारण यहां पर जो है रेसिस्टिंग मोमेंट डेवलप या टॉर्क डेवलप हो रहा है और उसी कारण मटेरियल के अंदर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। फिर या तो हो सकता है कि डायरेक्ट स्ट्रेस और इनडायरेक्ट स्ट्रेस का कंबाइंड पढ़ना है, कंबाइंड स्ट्रेसेस। बहुत सारा ऐसा केसेस है, जैसे मान लीजिए कोई शाफ्ट है और ये बेयरिंग के अंदर रखा हुआ है और इस पर बहुत बड़ा सा पुल्ली लगा हुआ है और ये शाफ्ट रोटेट कर रहा है, तो रोटेट कर रहा है या उसको रेसिस्ट कर रहा है तो वहां टॉर्क का बात हो रहा है, और उसमें बड़ा सा पुल्ली लगा, वेट लगा हुआ है तो उसमें बेंडिंग भी हो रहा है, या उसमें टेंसाइल कॉम्प्रेसिव ये सारा डेवलप हो रहा है। तो अगर दोनों के कॉम्बिनेशन को लेके पढ़ाई करें तो उसको हम लोग कंबाइंड स्ट्रेसेस कहेंगे। एकदम क्लियर है? चलिए अब दूसरा आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, कि क्रॉस सेक्शनल एरिया के आधार पर हम लोग किस तरह से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन कहने का मतलब होता है जिस पर हम टेस्ट करते हैं, जिसको हिंदी में नमूना कहते हैं। तो मान लीजिए हमको इस पर टेस्ट करना है, तो ये इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू आप 3D में देख पा रहे हैं। तो ये मेरा ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन है, मतलब टेस्टिंग करने से पहले हम इसका क्रॉस सेक्शन को मेजर कर लिए, या तो रेक्टेंगुलर सेक्शन हो सकता है, नहीं तो सर्कुलर सेक्शन भी हो सकता है। मान लेते हैं रॉड वुड होगा तो इस तरह से सर्कुलर होगा। तो ये इसका ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन है। इसका मतलब है कि हम अगर 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और उसमें हम ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया को कंसीडर किए, मतलब बिफोर टेस्टिंग करने से पहले हम उसके डायमीटर को निकाल लिए, एरिया निकाल लिए, तो अगर लोड को एरिया से भागा दे दिए, कौन सा एरिया? ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन से, तो वहां पर जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको हम लोग इंजीनियरिंग स्ट्रेस कहते हैं, नहीं तो नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। और मेनली हम लोग अपने सिलेबस में जो पढ़ाई करते हैं इसी स्ट्रेस को लेकर पढ़ाई करते हैं, इंजीनियरिंग स्ट्रेस। बात समझ में आ गया कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस किसको कहेंगे? तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस का दूसरा नाम भी नॉर्मल स्ट्रेस हो गया। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस एक ऐसा स्ट्रेस होता है जिसमें हम लोग ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया को लेके हम लोग स्ट्रेसेस का पढ़ाई करते हैं, तो उसको इंजीनियरिंग स्ट्रेस कहेंगे, जहां पर लोड और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्लियर हो गया? और दूसरा जो स्ट्रेस है इसका नाम है ट्रू स्ट्रेस, इसको हम लोग एक्चुअल स्ट्रेस भी कहते हैं, और तीसरा नाम इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस है। तो जब हम कोई मेंबर पर फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स लगाइएगा तो उसमें इलोंगेशन टेक्स प्लेस करेगा, इलोंगेशन होगा उसका मतलब उसके एरिया में चेंजिंग आएगा। अगर टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो उसका एरिया कम होगा, लेंथ बड़ा होगा पर एरिया कम होगा। अगर हम कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो लेंथ कम होगा, एरिया बढ़ेगा। तो अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में फोर्स लगा रहे हैं और उसके ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया के जगह हम लोग उस इंस्टेंट पर, उस समय पर जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है अगर उसको कंसीडर कर रहे हैं और फिर स्ट्रेस का पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको हम लोग ट्रू स्ट्रेस कहेंगे। तो यहां पर ट्रू स्ट्रेस क्या हो गया? अप्लाइड लोड डिवाइडेड बाय एक्चुअल एरिया ड्यूरिंग द लोडिंग, मतलब लोडिंग के समय किसी इंस्टेंट पर, किसी समय पर, उस समय जो लोड लगा रहे हैं उसके कारण कितना एरिया है उसको अगर कंसीडर करें तो वहां पर हम लोग ट्रू स्ट्रेस कहेंगे, नहीं तो इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस कहेंगे। अब ये जो एक्चुअल एरिया है ऑफ स्पेसिमेन एट एनी टाइम ऑफ द लोडिंग, अब ये जो एक्चुअल एरिया है ये क्या होगा? ओरिजिनल एरिया प्लस माइनस चेंज इन एरिया। अब प्लस माइनस क्यों? अगर टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो एरिया क्या होगा? घटेगा। अगर कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो एरिया क्रॉस सेक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। इसलिए प्लस माइनस लिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब यहां पर नोटिस करेंगे कि अगर टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो जो ओरिजिनल एरिया है और जो एक्चुअल एरिया आएगा, तो एक्चुअल एरिया कम होगा और ओरिजिनल एरिया ज्यादा होगा। तो उस केस में ट्रू स्ट्रेस का मान ज्यादा होगा, किसके रिस्पेक्ट में? इंजीनियरिंग स्ट्रेस के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आ रहा है? हम रिपीट यहां पर लिख के बता रहे हैं आपको।
जैसे अगर टेंसाइल का केस होगा, टेंसाइल का केस होगा, तो उस केस में एक्चुअल एरिया जो है वह ओरिजिनल एरिया से कम होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो उस केस में जो ट्रू स्ट्रेसेस होगा सिग्मा टी, चूंकि एरिया कम हो रहा है, ये टर्म कम हो रहा है, तो उसमें जो रेसिस्टिंग कैपेसिटी होगा मटेरियल का वो क्या होगा, ज्यादा करना होगा, तो स्ट्रेस भी ज्यादा होगा। तो सिग्मा टी का मान जो है वो ज्यादा होगा सिग्मा नॉट से, मतलब इंजीनियरिंग स्ट्रेस से। तो आई होप आपको पूरा यही अगर कॉम्प्रेसिव का बात होगा, कॉम्प्रेशन का, अगर कॉम्प्रेशन का बात करेंगे तो उस जगह एक्चुअल एरिया का जो वैल्यू है वो ज्यादा होगा, और जो एक्चुअल एरिया का वैल्यू ओरिजिनल से ज्यादा होगा। तो ये ज्यादा होगा तो यहां सिग्मा टी का मान क्या होगा, कम होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंट्रेंस में पूछ सकता है, पर ये आप सारा चीज को अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे और अच्छे से इसको रिवीजन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देता हूं। मेरा पूरा का पूरा मॉस का लेक्चर जो है वो जैव मैकेनिकल के ऐप में आ रहा है, और अगर आप सारे सब्जेक्ट के साथ इसको पढ़ाई करना चाहते हैं तो पॉलिटेक्निक एकेडमी के ऐप में आ रहा है। तो आप सारे दोस्त को जरूर बताइए कि क्लासेस कीजिए, क्योंकि मॉस का क्लासेस काफी अच्छा होने वाला है, और यहां से आपको हर एक चीज को बताया जाएगा जो आपके सेमेस्टर के साथ साथ कंपटीशन में भी काम आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देता हूं। थैंक यू।